औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब तक हमने 3 लेक्चर्स पढ़े हैं। एक पहला लेक्चर हमारा था बेसिक्स ओवरव्यू बिफोर प्रोटीन सिंथेसिस। फिर सेकंड लेक्चर हमने ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा था। और थर्ड लेक्चर जो कल हमने पढ़ा था वो था हमारा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो अब जिस तरह हमने बेसिक्स ओवरव्यू में पढ़ा था कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप ट्रांसक्रिप्शन का होता है और सेकंड स्टेप किस चीज़ का होता है, ट्रांसलेशन का। तो ट्रांसक्रिप्शन वाला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया और अभी जो है अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे, ट्रांसलेशन। लेकिन ट्रांसलेशन से पहले भी हमको कुछ बेसिक्स चीज़ों का पता होना चाहिए। तो ट्रांसलेशन से पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड पढ़ेंगे कि जेनेटिक कोड क्या है, इसकी डिस्कवरी किस तरह हुई और इसका प्रोटीन सिंथेसिस में क्या रोल है। तो ये सारे चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब जेनेटिक कोड जो है ये क्या चीज़ है, तो पहले हम इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं। जेनेटिक मैसेजेस आर प्रेजेंट ऑन डीएनए। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना कि डीएनए जो है, डीएनए उसमें एक कोडिंग स्ट्रैंड होता है और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। तो मतलब कोडिंग स्ट्रैंड का मतलब क्या है कि वहां पर जेनेटिक मैसेज प्रेजेंट है। मतलब डीएनए पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मैसेज प्रेजेंट है। अब ये जेनेटिक मैसेज कहाँ आएगा, these genetic messages are copied by messenger RNA through a process known as transcription। तो अब जेनेटिक मैसेज मेनली हमारे पास डीएनए पर प्रेजेंट था, लेकिन अब एक प्रोसेस हो गया ट्रांसक्रिप्शन का और डीएनए से ये जेनेटिक मैसेज जो है ये आरएनए में ट्रांसफर हो गया। और वो आरएनए मेनली क्या है, वो मैसेंजर आरएनए है। अब on the messenger RNA, the genetic message of DNA are present in coded form, and these codes are known as genetic codes। अब क्या हो गया कि इस मैसेंजर आरएनए पर जो है, इस पर ये जेनेटिक मैसेज जो है ये कोडेड फॉर्म में प्रेजेंट है। कोडेड मतलब ये एक कोड के फॉर्म में प्रेजेंट है और इस सारे कोड्स को हम मिलाकर क्या कहेंगे, जेनेटिक कोड कहेंगे। तो मतलब डीएनए पर जेनेटिक मैसेज था, डीएनए पर क्या प्रेजेंट था, जेनेटिक मैसेज, और आरएनए पर अब जेनेटिक कोड प्रेजेंट है। The genetic code is a dictionary that identifies the correspondence between a sequence of nucleotide bases and a sequence of amino acid। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेनेटिक कोड जो है ये हमारे पास एक डिक्शनरी है जो कि क्या किस चीज को आइडेंटिफाई करता है, मतलब डीएनए का जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के मुताबिक प्रोटीन बनेंगे। तो ये जेनेटिक कोड वो डिक्शनरी है कि जो आइडेंटिफाई करता है क्या, कि डीएनए पर एयूजी प्रेजेंट था, तो जेनेटिक कोड क्या आइडेंटिफाई करेगा, क्या बनाएगा, मिथ्योनिन अमीनो एसिड बनाएगा। तो ये इस चीज को क्या करता है, मतलब सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करता है। अब जब जेनेटिक कोड हमने पढ़ा तो ये जेनेटिक कोड भी अब किसी चीज से बना होगा ना, मतलब ये तो मैसेंजर आरएनए तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा मैसेंजर आरएनए है, उस पर वो सारा जो है वो उस पर जेनेटिक कोड प्रेजेंट है। तो अब ये जेनेटिक कोड किस चीज से बना है, तो अब आते हैं जो जिस चीज से बना है उसको क्या कहते हैं, कोडांस। अब कोडांस क्या चीज है, तो ये अब हम पढ़ेंगे। Codons are present in the messenger RNA language of adenine, guanine, cytosine and uracil। कोडांस जो होते हैं, कोडांस ये मैसेंजर आरएनए पर प्रेजेंट होते हैं। अब क्या है ये, देयर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आर ऑलवेज रिटन फ्रॉम 5 एंड टू 3 एंड। अब एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड यूरासिल,
यूरासिल यहाँ हमने क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि जेनेटिक कोड मैसेंजर आरएनए पर प्रेजेंट है और आरएनए में हमारे पास यूरासिल होता है। तो अब इस न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हमेशा हम 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये आरएनए है और आरएनए की सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टुवर्ड्स 3 प्राइम होती है। अब द फोर यहाँ ये रेड हाईलाइटेड रीजन में जो सेंटेंस लिखा है ये ऑलमोस्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो द फोर न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस 3 बेस कोडान्स। हमारे पास मुख्तलिफ मतलब 4 किस्म के बेसेस है, एक एडेनिन, एक गवानीन, एक साइटोसिन, एक यूरासिल। ठीक है, तो अब क्या है, द 4 न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर यूज्ड, ये चारों जो है ये चारों मुख्तलिफ कम्बिनेशन में यूज होके क्या बनाता है, टू प्रोड्यूस द 3 बेस कोडान्स। अब ये किस तरह, जब हम ये जेनेटिक कोड जो है ये हमारे पास ट्रिपलेट है, मतलब कोडान कोडान अब क्या है, तो कोडान 3 बेसिस से बना है, मतलब अगर एडेनिन, गवानीन और साइटोसिन मिल गया तो इस तीनों को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, कोडान कहेंगे। फिर इस तरह गवानीन, साइटोसिन, यूरासिल कंबाइन हो गया तो इसको भी एक कोडान कहेंगे। तो ये अब कोडान क्या है, ये बेस ट्रिपलेट है, मतलब 3 बेसिस से एक कोडान बना होता है। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल हमारे पास कितने कोडान्स बनते हैं, 64 कोडान्स बनते हैं। ये अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास इसके फिगर्स है, तो यहाँ वहां से फिर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितने कोडान्स बनते हैं, 64। लेकिन इस 64 में जो है इसमें 61 जो है वो सिंस कोडान होते हैं, मतलब उसमें अमीनो एसिड के लिए कोड प्रेजेंट होता है। लेकिन 3 जो है 3 वो हमारे पास जो है वो स्टॉप कोडान्स होते हैं। तो ये अब कहाँ दिया गया है, ये फिगर 1 एंड फिगर 2 में दिया गया है इसकी एक्सप्लेनेशन। अब ये कोडान जो है जेनेटिक कोड, ये अगर डुप्लेट होता तो फिर क्या होता, अब अगर ट्रिपलेट है तो क्या है, अगर इसके के अलावा अगर कोडान्स में या जेनेटिक कोड जो है वो 4 बेसिस से बना होता तो फिर क्या होता। तो फर्स्ट आते हैं, क्वेश्चन क्या है यहाँ, व्हाट विल हैपन इफ द जेनेटिक कोड वाज डुप्लेट। हमारे पास क्या होता अगर जेनेटिक कोड जो है वो डुप्लेट होता, मतलब 2 बेसिस से अगर जेनेटिक कोड बना होता तो फिर क्या होता। तो इसके लिए मतलब इसकी कैलकुलेशन आप लोग किस तरह करेंगे, यहाँ 1 जो है 1 और यहाँ 2 है, तो ये मतलब डुप्लेट को शो करता है, किस चीज को, कि अगर जेनेटिक कोड 2 बेसिस से बना होता तो अब इस एक बेसिस की पॉसिबिलिटी क्या है, हमारे पास 4 बेसिस है, एडेनिन भी इस 1 की जगह हो सकता है, गवानीन भी हो सकता है, साइटोसिन भी और यूरासिल भी। इसके अलावा बेस 2 की पोजीशन पे भी एडेनिन की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, गवानिन भी यहाँ प्रेजेंट हो सकता है, साइटोसिन भी, इसके अलावा यूरासिल भी। तो मतलब 2 है, तो यहाँ कितने बेसिस की पॉसिबिलिटी है, 4। यहाँ कितने की है, 4। तो 4 मल्टीप्लाई 4, 2 डुप्लेट है, तो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों के पास आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। तो इट्स मीन कि अगर जेनेटिक कोड हमारे पास डुप्लेट होता तो फिर जो है हमारे पास 20 अमीनो एसिड जो है वो मतलब स्पेसिफाई नहीं हो सकते थे। तो हमारे पास प्रोटीन की फिर अमीनो एसिड प्रोटीन की क्या, प्रोटीन में उस अमीनो एसिड की डिफिशियंसी होती, तो फिर हमारे पास जो 20 एसेंशियल अमीनो एसिड है वो नहीं बनते। तो इसलिए ये डुप्लेट जो है ये नहीं हो सकता जेनेटिक कोड, क्योंकि इसमें डिफिशियंसी है। अब हाउ द जेनेटिक कोड इज बेस ट्रिपलेट। अब अगर जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है तो फिर क्या होगा, तो जिस तरह हमने यहाँ एक्सप्लेन किया सेम उस एक्सप्लेनेशन इसके लिए भी है, ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा बेस हो गया, तो मतलब कोड ट्रिपलेट हो गया।
तो जेनेटिक कोड क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया, मतलब 3 बेसिस से बना है। जिस तरह यहाँ पर 4 बेसिस की पॉसिबिलिटी थी, तो यहाँ पर भी 4 बेसिस की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 4 बेसिस की पॉसिबिलिटी है। तो जब 4 × 4 × 4, तो इससे टोटल कितने कोडान्स बनते हैं? टोटल हमारे पास 64 कोडान्स बनते हैं। और अमीनो एसिड हमें कितने रिक्वायर्ड है? एसेंशियल जो है, एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे पास 20 है। बाकी नॉन एसेंशियल तो मतलब वो तो बहुत 100 से भी उसकी नंबर ज्यादा है, लेकिन जो प्रोटीन सिंथेसिस में रिक्वायर्ड है वो जस्ट 20 है। तो अब यहाँ 64 कोडान्स बन गए, तो और अमीनो एसिड 20 है। तो मतलब यहाँ क्या है कि इसमें तो चलो 3 तो स्टॉप कोडान हो गए, लेकिन फिर भी कितने रहते हैं? 61, फिर भी 61 रहते हैं। तो अब क्या होगा कि एक अमीनो एसिड के लिए हमारे पास एक से ज्यादा कोडान प्रेजेंट है। जब हम इसकी एवरेज लगाते हैं तो एवरेज मतलब एवरेज में हम ये कह सकते हैं कि एक अमीनो एसिड के लिए 2 कोडान्स जो है वो एवरेज बेस पर वो रिक्वायर्ड है। बाद अब ये जो है ये हमारे पास क्या है? ये जेनेटिक कोड है। अब जेनेटिक कोड बनता किस तरह है? तो यहाँ आप लोग देख ले, ये 1 2 3 जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में शो किया था आप लोगों को, तो हर एक की 4 पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 1 की 1 2 3 4, मतलब यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, गवानीन, ये पॉसिबिलिटी हो गई। फिर ये 2 की हो गई और ये 3 की हो गई, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर और थर्ड लेटर। तो अब ये जेनेटिक कोड किस तरह बनता है? यहां देख ले, यू पहले इसका इसके साथ करोगे और यहां जब आओगे तो बिल्कुल फर्स्ट वाले के साथ, तो मतलब यू यू यू। तो फर्स्ट फर्स्ट कोडान हमारे पास क्या बन गया? यू यू यू। अब सेकंड किस तरह बनेगा? यू सी। अब सेकंड किस तरह बनेगा? यू यू और इसके साथ ये सी। तो ये मेरे पास क्या बन गया? यू यू सी। अब तीसरा यू यू ए। मतलब फर्स्ट स्टेप में ये दोनों जो है ये सेम रहेंगे, लेकिन ये थर्ड बेस जो है ये आप चेंज करते रहेंगे। तो ये इस तरह सारा जो है ये हमारे पास जेनेटिक कोड बनता है। जब आप इस सारे कोडान्स को काउंट करते हैं तो ये कितने बनते हैं? ये 64 कोडान्स बनते हैं। अब इस 64 में जो है, यहां आप लोग देख ले, ये रेड पोर्शंस में जो आपको नजर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? थ्री रेड पोर्शन में आप लोगों को कोडान्स नजर आते हैं। तो ये एक यूएए, यूएजी और यूजीए, ये तीनों जो है ये स्टॉप कोडान्स है। स्टॉप कोडान मतलब ये है कि इसमें किसी भी अमीनो एसिड की कोड प्रेजेंट नहीं है। तो जब ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे और ये कोडान आएंगे, तो उसी पॉइंट पे प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अब साइंटिस्ट ने जो है इस को मुख्तलिफ डिफरेंट नेम दिए हैं। तो इसमें यूएए जो है इसको ऑकर नेम दिया है, यूएजी को जो है इसको अंबर नाम दिया है, और यूजीए को जो है इसको ओपल नाम दिया है। ये नेम अपने साथ आप नोट कर ले। लेकिन इसमें जो है सबसे फर्स्ट जो डिस्कवर हुआ था वो यूजीए था। यूजीए नॉनसेंस कोडांस इस तीनों में सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। इसके बाद यहां आप लोग देख रहे, ये ग्रीन शेडेड रीजन में जो आपको एयूजी नजर आता है, ये जो है ये स्टार्ट कोडान है। मतलब हर अमीनो एसिड, हर प्रोटीन के स्टार्ट में आपको कौन सा अमीनो एसिड मिलेगा? मिथ्यूनिन। एयूजी स्टार्ट कोडान है और ये किसके लिए कोड करता है? मिथ्यूनिन के लिए। तो एमसीक्यूज में अक्सर पूछता है इसके बारे में कि एयूजी जो है, एयूजी इसके डुअल, ये डुअल फंक्शन करता है। डुअल मतलब कि एक तो ये अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, और वो अमीनो एसिड क्या होता है? वो मिथ्यूनिन। और इसके अलावा दूसरा काम ये क्या करता है कि ये स्टार्ट कोडान है, मतलब ये इनिशिएशन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस की इनिशिएशन करता है। तो ये जेनेटिक कोड था। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल था। तो अब हम जाएंगे कि ये किस तरह डिस्कवर हुआ था।
फिर डिस्कवरी के बाद इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब यहाँ हमने बहुत डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन कर ली कि जेनेटिक कोड्स आर बेस ट्रिपलेट, कि ये क्या है, ये बेस ट्रिपलेट है, मतलब डुप्लेट नहीं है। अब डुप्लेट क्यों नहीं है, ये रीजन हमने एक्सप्लेन किया। ट्रिपलेट क्यों है, ट्रिपलेट इसलिए है कि ये हमारे जो अमीनो एसिड की 20 अमीनो एसिड थे उसके लिए ये इनफ है, बल्कि उससे भी ज्यादा कोडान्स ये बनाता है। अब अगर कोई स्टूडेंट पूछता है कि ये 4 क्यों नहीं है, तो ऑलरेडी 3 पर हमारे पास हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो गया, बल्कि पूरा क्या कि उससे हमें ज्यादा कोडान्स मिल गए। अब अगर 4 पर जाएंगे तो सिर्फ वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगी। तो इसलिए ये बेस जो है जेनेटिक कोड, ये हमारे पास बेस ट्रिपलेट है। ये किसने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था, गेमो एक साइंटिस्ट था, उसने ये फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था। डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड इज नाउन एज क्रैकिंग और डिसेफरिंग। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये है कि जेनेटिक कोड जो है, जेनेटिक कोड, इसकी डिस्कवरी को हम क्रैकिंग या डिसिफरिंग का नाम हमने दिया है। तो ये इसलिए कि ये तो हमें ऑलरेडी पता था कि डीएनए पर कोड प्रेजेंट है, लेकिन इस कोड को जस्ट क्रैक किया गया, मतलब उसमें जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने निकाली, तो इसलिए इसको क्रैकिंग या डिसिफरिंग कहते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रख ले, ये भी एमसीक्यूज में बाज़ औक़ात पूछता है कि जेनेटिक कोड की डिस्कवरी को क्या कहते हैं, तो इसको या क्रैकिंग या डिसिफरिंग कहते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज डन बाय मार्शल नायरनबर्ग एंड हेनरिच मैथाई इन 1961। फर्स्ट टाइम ये डिसिफरिंग का फिनोमेना जो है ये इन दो साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था। कौन से ईयर में, 1961 में। लेकिन किस तरह किया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इस पर आप लोग इसको गौर से आप लोग देख ले और सुन ले कि आप लोगों को इसका समझ आ जाए। फॉर डिसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड दे फर्स्ट प्रिपेयर्ड होमोपोलीमर ऑफ आरएनए। अब सेल में जो हमारे पास होता है ये आरएनए कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज बनाता है। लेकिन यहाँ पर जो है अब इन साइंटिस्ट ने क्या किया, डिसिफरिंग के लिए इन्होंने फर्स्ट टाइम पर होमोपोलीमर आरएनए बनाया, मतलब ऐसा आरएनए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक बेस प्रेजेंट हो, जिस तरह यू 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 जस्ट वो मैसेंजर आरएनए जो सिर्फ यूरासिल से बना होता है, तो इसको हम होमोपोलीमर या पोली यू आरएनए कहेंगे। इस तरह अगर वो मैसेंजर आरएनए जो सिर्फ एडेनिन से बना होता है, तो उसको हम पोली ए आरएनए कहेंगे। इस तरह डिफरेंट टाइप्स के। तो इन साइंटिस्ट ने पहले क्या किया कि होमोपोलीमर आरएनए बनाया, लेकिन अब यहाँ स्टूडेंट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ये इन्होंने किस तरह बनाया। तो नॉर्मली तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करता है, वो डीएनए को देखकर बेसिस ऐड करता है। लेकिन यहाँ ये एक्टिविटी दूसरा एंजाइम परफॉर्म करता है, और उस एंजाइम का क्या नाम है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। ये अगर आप टेस्ट ट्यूब में जस्ट क्या ऐड करेंगे, यूरासिल बेसिस ऐड करेंगे, और आप क्या पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज एंजाइम उस टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है ये एंजाइम उस यूरासिल को आपस में ऐड करेगा, तो उससे हमारे पास होमोपोलीमर ऑफ आरएनए बनेगा। लेकिन एक यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज एंजाइम जो है इसको सेवेरो ओका एंजाइम भी कहते हैं। ये इस सेवेरो ओ का साइंटिस्ट था, उसने ये डिस्कवर किया था, और उस पर इसको नोबेल प्राइज भी मिली थी। तो पहले इन्होंने कौन सा होमोपोलीमर ऑफ आरएनए बनाया, फर्स्ट दे प्रिपेयर पोली यू आरएनए एंड यूज्ड इट एज अ मैसेंजर आरएनए। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले पोली यू मतलब पोली यूरासिल वाला आरएनए इन लोगों ने बनाया, और इसको एज अ मैसेंजर आरएनए यूज किया। तो मतलब यहाँ इस बात की मतलब क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस अब इससे करवाएगा, इस मैसेंजर आरएनए से। तो
अब इन लोगों ने जब ये पोली यूआरएनए बनाया तो क्या किया कि हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स है, 20 अमीनो एसिड्स है, तो इन लोगों ने 20 टेस्ट ट्यूब्स लिए और 20 पोली यूआरएनए लिए। तो हर टेस्ट ट्यूब में एक एक अमीनो एसिड डाला, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब मिथ्यूनिन, एलानिन, डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में एक एक अमीनो एसिड डाला और सारे टेस्ट ट्यूब में सेम आरएनए, पोली यू आरएनए ऐड किया। तो जब इन्होंने ये किया और साथ में क्या ऐड किया, पोलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज एंजाइम, तो क्या हो गया, so they found that this poly U messenger RNA when used in protein synthesis, it synthesized protein only in that test tube which was having phenylalanine amino acid। तो अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि हमारे पास जस्ट उस टेस्ट ट्यूब में क्या बन गया, उस टेस्ट ट्यूब में सिर्फ प्रोटीन बन गए जिसमें फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड था। उस टेस्ट ट्यूब में 20 टेस्ट ट्यूब थे, 20 उसमें 20 अमीनो एसिड्स भी थे डिफरेंट, लेकिन 20 में सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन बन गया और वो किस टेस्ट ट्यूब में बन गया, जिसमें फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड था। तो इससे हमको क्या पता चल गया, इससे हमको ये पता चल गया कि यू जो है, ये कोडान जो है ये किस अमीनो एसिड को कोड करता है, ये फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड को कोड करता है। यू वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड जेनेटिक कोड, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो यू जो है ये फर्स्ट डिस्कवर्ड जेनेटिक कोड था। A polyphenyl alanine polynucleotide chain is formed which proves that the code for phenylalanine amino acid is UUU। तो इससे हमको क्या कंफर्मेशन हो गई कि UUU जो है ये किसका कोड है, ये फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड का कोड है। इसके बाद इन साइंटिस्ट ने क्या किया, इन साइंटिस्ट ने फिर पोली ए बनाया, पोली सी बनाया और पोली जी बनाया। तो पोली ए जो था उससे वो किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता था, वो उससे फिर हमको पता चला कि ए जो है ये किस चीज का कोड है, ये लाइसिन का। तो पोली ए से हमारे पास पोलीपेप्टाइड बनता था और उसमें जस्ट लाइसिन अमीनो एसिड थी। इस तरह पोली सी का बनाया, तो पोली सी से मतलब सी इस कोडान सी कोडान किसके लिए रिक्वायर्ड है, ये किस अमीनो एसिड का कोड है, ये प्रोलीन का कोड है। इसके अलावा पोली जी जो था वो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज नहीं हुआ, क्योंकि ये जब पोली जी बना था ये साइंटिस्ट, तो ये डायरेक्टली सेकेंडरी स्ट्रक्चर को की फॉर्मेशन करता, तो इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में यूज नहीं हुआ। अब ये तो इन दोनों साइंटिस्ट ने एक बहुत जबरदस्त डिस्कवरी की, लेकिन इसमें क्या बनाया इन लोगों ने, जस्ट होमोपोलीमर पर काम किया। इन लोगों ने जस्ट होमोपोलीमर पर काम किया। अब एक दूसरा साइंटिस्ट है उसने कोपोलीमर बनाया। तो नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, मैसेंजर आरएनए कंटेनिंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन रिपीटिंग ग्रुप्स वर सिंथेसाइज्ड। अब ये काम जो था ये दूसरे साइंटिस्ट ने किया। तो वो कौन सा साइंटिस्ट था, ये इसमें क्या किया कि उन्होंने तो जस्ट एक बेस से आरएनए बनाया था। इस साइंटिस्ट ने अब दो न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया। तो ये साइंटिस्ट कौन था, Han Gorbend Corona and copolymer used copolymer for the discovery of genetic। हरगोबिंद कोरोना जो था ये साइंटिस्ट, इसने क्या किया, इसने कोपोलीमर यूज किया, मतलब जो दो बेसिस से बना होता है, और इससे भी और भी जेनेटिक कोड्स की इसने डिस्कवरी की। फॉर एग्जांपल किस तरह, फर्स्ट इसने कौन सा यूज किया, मतलब दो बेसिस लिए, एक यूरासिल लिया, एक गवानिन। तो यहां आप देख ले, यूरासिल गवानिन, यूरासिल गवानिन, यूरासिल गवानिन, ठीक है। तो अब बेस कोडान जो है ये हमारे पास ट्रिपलेट है, तो एक कोड एक किस्म का बनेगा और दूसरा डिफरेंट। तो पहला कोड क्या बनता है, यू जी यू, पहला कोड ये बनता है यू जी यू। अब सेकंड कोड क्या बनता है, जी यू जी, तो दोनों डिफरेंट है। तो जब इसकी फॉर्मेशन इसने कर ली
तो इससे क्या बन गया, इससे सिस्टीन और वेलिन अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हुई। इस तरह सेम ये बनाया, यहाँ यू जी था, यहाँ सी यू यूज किया, तो ये ल्यूसिन और सीरिन की फॉर्मेशन के लिए कोड करता था। तो इससे जेनेटिक कोड की डिसिफरिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हमको मिल गई और बहुत ज़्यादा उसकी डिसिफरिंग या क्रैकिंग हो गई। तो अब क्या, इसको, इस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला था इस काम पे। फॉर दिस ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1968। तो ये इस साइंटिस्ट का नाम हरगोबिन कोरोना, और 1968 ईयर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रख ले। अब ये तो था सारा जेनेटिक कोड के बारे में, उसकी डिस्कवरी के बारे में, तो डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आते हैं जेनेटिक कोड की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड इज बेस ट्रिपलेट, ये हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि बेस जेनेटिक कोड जो है ये बेस ट्रिपलेट है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, द जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग एंड कामालेस। मतलब जिस तरह हम इंग्लिश में नॉर्मल वर्डिंग लिखते हैं, तो बाज वर्ड के बाद हम कामा यूज करते हैं, तो जेनेटिक कोड जो है ये कामा लेस है, इसमें कामा नहीं होगा। इसके अलावा ये नॉन ओवरलैपिंग है। अब नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, तो ये मैंने इस फिगर में आप लोगों को शो किया है। यहाँ आप लोग देख ले, ये कोडान है, तो कोडान थ्री बेस ट्रिपलेट है, थ्री बेसिस से बना है, ए यू यू जी सी यू सी ए जी। तो अब यहाँ देख ले आप, ऊपर जो है, ऊपर ओवरलैपिंग कोडान को शो किया है और नीचे नॉन ओवरलैपिंग कोडान को। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि फर्स्ट क्या बन गया, फर्स्ट थ्री है ना, फर्स्ट थ्री, तो ये सारा हमारे पास ये सारे कोडान है। तो फर्स्ट को देख ले, ए यू यू, ठीक है। अब सेकंड कोडान इन्होंने किस तरह बनाया है, यू यू और फिर इससे एक जी, तो ये यहाँ यू यू जी बना है। थर्ड कोडान किस तरह बनाया है, यू जी सी, तो फिर यू जी सी, तो ये है ओवरलैपिंग कोडान। लेकिन जेनेटिक कोड इस तरह नहीं होता। जेनेटिक कोड जो है वो नॉन ओवरलैपिंग होता है, जिस तरह के ए यू यू, बस ये खत्म हो गया, ये एक कोडान है। फिर जी सी यू ये दूसरा, और फिर ये तीसरा। तो हर एक पॉइंट जो जेनेटिक कोड का हर एक पॉइंट, हर एक करेक्टरिस्टिक्स जो है, इसकी कंफर्मेशन के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। तो इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट किया गया था। लेकिन अब अगर हम एक एक पॉइंट के उस एक डिटेल में उसकी एक्सपेरिमेंट में जाएंगे, तो फिर उसमें आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे और फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, और हमारे पास टाइम शॉर्ट है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। अब सिर्फ इस एक के बारे में बताता हूं कि इस पर कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आप लोग देख ले, इन्होंने मुख्तलिफ पॉइंट्स पर म्यूटेशन किया, इस जेनेटिक कोड में इन लोगों ने मुख्तलिफ पॉइंट्स पर म्यूटेशन किया। तो देख ले आप लोग, अब अगर क्या है कि अगर ओवरलैपिंग होता, ओवरलैपिंग, और इस न्यूक्लियोटाइड पर जो है, इस पर क्या होता, इस पर म्यूटेशन हो जाता, तो इससे बहुत सारे जो है, बहुत सारे अमीनो एसिड, क्योंकि ये जी तो इसमें भी इन्वॉल्व है, इसमें भी इन्वॉल्व है, तो इस तरह फिर बहुत सारे अमीनो एसिड में एबनॉर्मिलिटी आ जाती। लेकिन जब इन्होंने म्यूटेशन काज किया इसमें, तो जस्ट एक अमीनो एसिड में इसके पास एबनॉर्मिलिटी आ गई। तो इन्होंने ये प्रूव किया कि जेनेटिक कोड जो है ये नॉन ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग नहीं है। इसके बाद द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड जो है ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मीन कि एक ह्यूमन है, उसमें एयूजी जिसके लिए कोड करेगा, वो कोड बैक्टीरिया में भी होगा, वो प्लांट्स में भी होगा, वो चाहे जहां भी हो, तो वो अमीनो एसिड
वो कोडान उसी अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। और इसी यूनिवर्सलिटी की वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारे पास बहुत फायदा हुआ है इससे, क्योंकि हम ह्यूमन इंसुलिन के जीन जो है ये बैक्टीरिया में बना सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि जेनेटिक कोड जो है ये हमारे पास यूनिवर्सल है। इसके अलावा अब इस यूनिवर्सलिटी क्या है, इसके भी एक्सेप्शन है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के जेनेटिक कोड में है, लेकिन वो एक्सेप्शन है। हम यहाँ मेजॉरिटी की बात कर रहा है, तो हमें नॉर्मली क्या है, जेनेटिक कोड जो है ये यूनिवर्सल है। द जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक। इसके अलावा जेनेटिक कोड जो है ये स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक मतलब कि एक कोडान है वो एक खास अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, वो हर अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा। तो ये इसकी स्पेसिफिसिटी है। लास्ट नंबर जो है, द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेटिव। तो फर्स्ट स्लाइड में हमने एक्सप्लेन किया था कि अमीनो एसिड हमारे पास 20 है और कोडान 61, सेंस कोडान 61 है। तो एवरेज जो है एक अमीनो एसिड के लिए 2 कोडान आते हैं। तो मतलब जब एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडान होंगे, तो इस प्रॉपर्टी को हम डीजेनरेसी कहेंगे, जेनेटिक कोड की डीजेनरेसी कहेंगे। अब इसकी फायदा क्या है कि ये म्यूटेशन की इफेक्ट को मिनिमाइज करता है। किस तरह? फॉर एग्जांपल, एक अमीनो एसिड है और उसके लिए 3 कोडान रिस्पॉन्सिबल है। तो अब अगर एक मैसेंजर आरएनए का एक कोडान इफेक्ट हो गया, उसमें म्यूटेशन काज हो गया, तो ऑलरेडी तो 2 और कोडान इसके लिए प्रेजेंट है, तो उस 2 और कोडान से ये अमीनो एसिड बन जाएगा। तो ये म्यूटेशन की इफेक्ट को मिनिमाइज करता है। अब अगर इसमें एक्सेप्शन आ जाए, तो फिर जेनेटिक कोड के उस प्रॉपर्टी को हम रिडंडेंसी ऑफ जेनेटिक कोड कहेंगे। और ये फिगर जो होता है ये यूनिवर्सलिटी वाला है। यहाँ आप लोग देख ले, AUG जो है ये हमेशा मिथ्यूनिन के लिए कोड करेगा, CCG प्रोलिन के लिए। इस तरह यूनिवर्सल ये कोड क्या होंगे, यूनिवर्सल। अब अगर एक बेस में हमारे पास म्यूटेशन काज हो जाए, तो तब क्या होगा? तो ये इस स्लाइड्स में इसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कंसिक्वेंसेस ऑफ अल्टरिंग द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो अब चेंजिंग अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस, जब एक सिंगल बेस में हमारे पास चेंज आता है, मतलब म्यूटेशन होता है, तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो जब पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, तो क्या होगा? इन द कोडिंग रीजन ऑफ मैसेंजर आरएनए कैन लीड टू एनी ऑफ 3 रिजल्ट्स एज शोन इन द फिगर। नेक्स्ट स्लाइड में फिगर दिया गया है। अगर जेनेटिक कोड के एक न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास एक बेस में म्यूटेशन काज हो गया, तो वो इसकी कितने पॉसिबिलिटी है कि क्या इसके कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन क्या है? द कोडान कंटेनिंग द चेंज्ड बेस में कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड। अब अगर एक कोडान था और उसका एक बेस चेंज हो गया, लेकिन फिर भी वो कोडान जो है सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, तो इस किस्म के म्यूटेशन, इस टाइप ऑफ म्यूटेशन को हम साइलेंट म्यूटेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल किस तरह? इफ सीरीन कोडान यूसीए, यूसीए जो है ये किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है? सीरीन के लिए। इस चेंज एट द थर्ड बेस, इसका जो थर्ड बेस है ए वाला, ये चेंज हो गया, इससे क्या बन गया? यू सी ए की जगह यहाँ यू आ गया। लेकिन अब भी ये कोडान और ये कोडान, इसने भी सीरीन के लिए कोड किया था और ये अब भी सीरीन के लिए कोड कर रहा है। तो इस किस्म के म्यूटेशन को हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। सेकंड जो है ये मिस सेंस म्यूटेशन है। तो ये कौन सा है? द कोडान कंटेनिंग द चेंज्ड बेस में कोड फॉर अ डिफरेंट अमीनो एसिड। अब अगर कोडान के एक बेस में हमारे पास म्यूटेशन हो जाए, तो फिर पहले अगर वो मिथ्यूनिन के लिए कोड करता था, अब अगर दूसरे अमीनो एसिड के लिए कोड कर ले, तो इस प्रॉपर्टी, इस किस्म के इस टाइप ऑफ म्यूटेशन को हम मिस सेंस म्यूटेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ द सीरीन codon UCA is changed at the first base and become CCA.
ये था, लेकिन इसमें ये फर्स्ट बेस जो था ये चेंज हो गया, यू की जगह अब सी आ गया। तो ये किसके लिए कोड करता था? ये सीरिन के लिए। अब ये जो है ये डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, जिस तरह के यहाँ प्रोलिन। तो इस किस्म के म्यूटेशन को मिस सेंस म्यूटेशन कहते हैं। थर्ड जो है ये नॉन सेंस म्यूटेशन है। जिस तरह एज द नेम इंडिकेट नॉनसेंस, मतलब कि इसमें अगर एक कोडान में हमारे पास म्यूटेशन काज हो जाए और वो कोडान नॉनसेंस या स्टॉप कोडान में चेंज हो जाए, तो इसको हम नॉनसेंस म्यूटेशन कहेंगे। द कोडान कंटेनिंग द चेंज बेस में बिकम टर्मिनेशन कोडान, मतलब स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान में अगर वो कोडान चेंज हो जाए तो इसको नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। For example, if the serine codon UCA is changed at the second base and become UAA, अगर सीरिन का जो कोडान था इसका सेकंड बेस चेंज हो गया और सी की जगह ए आ गया और इससे UAA बन गया, तो ये अब स्टॉप कोडान में चेंज हो गया, तो इसको हम नॉन सेंस म्यूटेशन कहते हैं। The new codon causes premature termination of translation at the point and the production of shortened truncated protein. This is termed as nonsense mutation. तो अगर फॉर एग्जांपल ये जो है ये मैसेंजर आरएनए का सेकंड कोड था, सेकंड कोडान था, और इसमें म्यूटेशन काज हो गया और ये इसमें चेंज हो गया, तो मतलब मैसेंजर आरएनए का अभी कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड नहीं बना है और इसका टर्मिनेशन हो गया, तो मतलब क्या बन गया? प्री मेच्योर टर्मिनेशन हुआ, प्री मेच्योर टर्मिनेशन। और नॉर्मली हमारे पास शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनेंगे, तो इसको नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। ये जो था ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो वो जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के म्यूटेशन थे, तो यहाँ आप लोग देख ले, ये UCA जो है ये कोडान फॉर सीरिन, कोडान फॉर सीरिन। अब UCA है, यहाँ आप देख ले, दो लोग देख ले, यहाँ U भी सेम है, C भी सेम है, जस्ट थर्ड बेस चेंज हुआ है। तो थर्ड बेस चेंज हुआ तब भी सेम अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, तो इसको हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। यहाँ आप लोग देख ले, यहाँ UCA है, यहाँ फर्स्ट बेस चेंज हो गया, यू की जगह सी आ गया, CCA। ये पहले किसके लिए कोड करता था? सीरिन के लिए, अब ये प्रोलिन के लिए कोड करता है, मतलब अब डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, तो ये मिससेंस हो गया। और यहाँ आप लोग देख ले, UCA है, सीरिन के लिए कोड कर रहा है, और ऊपर UAA है, सेकेंड बेस चेंज हो गया। तो पहले ये सीरिन के लिए कोड करता था और अब स्टॉप कोडान में चेंज हो गया, तो ये हमारे पास नॉनसेंस म्यूटेशन बन गया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जेनेटिक जेनेटिक कोड के बारे में। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वोबल हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, और कुछ और चीज़ें हैं जो कि ट्रांसलेशन से पहले उसका उसकी डिस्कशन करना ज़रूरी है। तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो है, उसके बाद हम फिर ट्रांसलेशन, प्रॉपर ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब जो है कुछ इसके में आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है इससे, कि आप लोग काउंट करेंगे कि वो कौन से दो अमीनो एसिड्स है, वो कौन से दो अमीनो एसिड है जिसके लिए जस्ट एक कोडान है, एक कोडान है, और वो कौन कौन से अमीनो एसिड्स है जिसके लिए 6 कोडान प्रेजेंट है। तो ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, और इसका आंसर आप लोगों ने सेंड करना है इन 2 क्वेश्चंस का। जज़ाक